हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आओ कुछ नया सीखो कि आज के इस भाग में जो मैं तथ्य लेके आया हूं, जो एक टॉपिक लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जब लोन लेते हैं तो आपके लोन लेने का पूरा अमाउंट आपका बेकार जा सकता है। पूरा का पूरा अमाउंट आपका लोन लेने का वेस्ट हो सकता है और आप एक बहुत यानी कि अगर आपने लोन ले लिया और उस पैसे को, उस अमाउंट को अगर आपने ये 5 खास बातें ध्यान में रखते हुए यूज़ नहीं किया तो यकीन मानिए कि आप एक बहुत बड़े ट्रैप में फँस जाएँगे, जिससे निकलना बहुत सालों तक आपके लिए शायद मुमकिन ना हो पाए। ये विषय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आरबीआई अब सख्त निर्देश दे रहा है कि लोन का जो टॉप अप है, जो लोन एक्चुअल में एंड यूज़र के पास पैसे जा रहे हैं, वो किस चीज़ में यूज़ हो रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि वो 5 खास बातें जिन पे आपको अपने लोन का टॉप अप का पैसा यूज़ कभी नहीं करना चाहिए। आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, कितने भी बड़े आपकी ज़रूरत आन पड़ी हो, देखिए लोन जब कोई लेता है तो वो ज़ाहिर-सी बात है अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए लेता है। कोई शौकिया तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और जो होते हैं वो एक ट्रैप में अंततोगत्वा एट द लास्ट वो फँसते ही फँसते हैं। लेकिन अगर आप लोन ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको वो मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन दे, प्लस आप लोन का वो पैसा खत्म होने के बाद भी अपने आप को ट्रैप में फँसा हुआ ना महसूस करें, तो ये 5 ऐसे पॉइंट है जिसमें आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और अपने लोन का पैसा उसमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जानकारी एकत्रित करते हैं कि वो 5 पॉइंट कौन से हैं जिसमें आपको अपने लोन का पैसा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है ट्रेडिंग इन इक्विटी एंड स्टॉक। इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी आप शेयर मार्केट या स्टॉक में अगर आप डीलिंग करना चाहते हैं तो आप, जाहिर सी बात है, एक लमसम अमाउंट जो है आपको वो लेके बैठना पड़ता है। सब आप अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप कुछ शेयर्स खरीदना चाहते हैं या फिर आप एफएनओ में आप डील करना चाहते हैं तो लगभग 50,000 के आसपास से आप शुरू करना चाहते हैं। तो ये जो लमसम अमाउंट है, ये एक सैलरीड क्लास जो है वो इतनी आसानी से इकट्ठा नहीं कर पाता। तो सैलरी आपकी कितनी है? 50,000 रुपये सैलरी है, 1 लाख रुपए सैलरी है, लेकिन आपके एक्सपेंडिचर भी है। तो ये जो अमाउंट है 50,000 रुपये, ये आप, अधिकतर लोग कुछ सोचते हैं कि ये लोन ले लिया जाए, ये लोन अमाउंट ले लिया जाए और उसमें से कुछ पैसा अपने पास रख लेंगे, बाकी का जो है स्टॉक मार्केट में लगा देंगे, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बैंक और एनबीएफसी आपको कभी भी मार्केट में पैसा लगाने के लिए कभी भी लोन नहीं देते। अगर आप बोलेंगे तो वैसे भी केस रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इकोनॉमिकली ठीक नहीं है, वो व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं है। नंबर 2, आपका जो एंड ये पे नंबर 1 पे तो हमारा एंड यूज आ जाता है कि आपका एंड यूज जो है बैंक कभी भी आपको शेयर मार्केट के लिए नहीं देगा। नंबर 2, अगर जो पैसा आपने मार्केट में लगाया अगर वो किसी भी वजह से नेगेटिव होता है, राइट, या लॉस में जाता है, तो सर आप एक तो लोन पे इंटरेस्ट भर रहे हैं, राइट, लोन का इंटरेस्ट भी होगा, प्लस ये जो लॉस है ये आपके लिए डबल इम्पैक्ट करेगा, यानी कि 2x इम्पैक्ट आप पे नेगेटिव आएगा। इसलिए भी कभी भी इस पैसे को आपको अपने मार्केट में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये रिवर्सल आपको बहुत महंगा पड़ता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो आता है कि टॉप अप आफ्टर 50% ऑफ विंटेज। जी हाँ, ये हमारा ट्रेडिंग में नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारे पास आता है टॉप अप आफ्टर 50% ऑफ विंटेज। जैसे कि आपने पीएल लिया, आपने बीएल लिया, या आपने होम लोन लिया, राइट, या फिर आपने लैप लिया, कोई भी आपने लोन लिया, राइट। अब मैं मेजरली इन 2 लोन की बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप टॉपअप जब हम लेते हैं तो पीएल और बीएल में ज़्यादा लेते हैं। होम लोन उसके बाद आता है, लैप फिर भी हम लोग उस क्वांटिटी में जो पीएल बीएल है नहीं होता। तो अब यहाँ पे आपने सपोज कीजिए 5 लाख रुपए का लोन लिया था फॉर 5 ईयर्स, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे इसको लगभग 3 साल पूरे करके ले आए, राइट। आपने यहाँ पे मेजर पार्ट जो है वो आपने इंटरेस्ट का यहाँ पे इस लोन पे भरा, ठीक है। अब यहाँ पे आप 3 साल बाद 2 साल बैलेंस रह गए, बैलेंस 2 ईयर्स। अब यहाँ पे आके आप फिर से टॉपअप ले लेते हैं, राइट। टॉपअप ले लिया आपने, आपका आउटस्टैंडिंग था कोई लगभग 2 लाख के आसपास, राइट। अब आपने 2 साल बाद, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, 2 साल बाद 2 लाख का आपके पास आउटस्टैंडिंग था, आपने ये सारा जो है बीटी करवाया है और टॉपअप करा लिया, अगेन आपने 3 लाख रुपए ले लिया, राइट। तो आपका टोटल लोन कितना हो गया? 5 लाख का फिर से हो गया।
अब आपको मैं बताता हूँ, ये जो 5 लाख है ये आपको फिर यहाँ पे ले आएगा इस पोजीशन पे। अब अगेन आप फिर इसी को, ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट पार्ट यहाँ पे फिर आप देंगे, राइट। ये इंटरेस्ट पार्ट आपका अगेन जाएगा, फिर आपका जो है ये लोन खत्म होगा। इससे बेटर एक सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपका जो ये 2 लाख रुपए बचा हुआ है इसको ऐसा ही रहने दीजिए, एक फ्रेश 3 लाख रुपए का लोन लीजिए। तो यहाँ पे 3 लाख रुपए का आएगा इंस्टेड ऑफ, क्योंकि आप ऑलरेडी इंटरेस्ट पे कर चुके हैं। आपके किसी भी लोन में 40% जो टेनियर है पहला स्टार्टिंग का, उसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट आप पे करते हैं, राइट। उस मैक्सिमम इंटरेस्ट की वजह से ही आपका स्टार्टिंग में प्रिंसिपल कम कटता है और इंटरेस्ट ज्यादा होता है ईएमआई में। लेकिन जैसे जैसे आधे टेनियर के बाद आप पहुंचते हैं तो ये रिवर्सल सिचुएशन हो जाती है। उसके बाद आपका प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाता है और इंटरेस्ट जो है आपका कम हो जाता है। यानी कि प्रिंसिपल हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट 60-70% और इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 40 से 30%। ये सिचुएशन रिवर्सल होती है इस जगह पे। यानी कि लगभग 2.5 साल तक आप मेजरली 40 से 30% आप प्रिंसिपल पे करते हो और 60 to 70% अपनी ईएमआई का आप इंटरेस्ट देते हो। तो सर आप जब ऑलरेडी इस 3-2.5 साल में ये जो 3 लाख रुपए हैं इस पे आप ऑलरेडी इंटरेस्ट पे कर चुके हो यहाँ पे, फिर आप दोबारा से 5 लाख लेके फिर ये 3 लाख रुपए पे इंटरेस्ट पे क्यों करोगे डबल बार। इसलिए बेटर ये है कि ये 2 लाख रुपए उसे छोड़ दो, नया फ्रेश लोन लो और आप टॉपअप 50% के टेनियर के बाद ना लो। तीसरा हमारे पास पॉइंट आता है PLBL फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल। भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइंट हो जाता है। आपने PL लिया, आपको कोई आईफोन लेना है, आपको कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल लेनी है, आपको घर का कुछ भी सामान ऐसा लेना है, टीवी लेना है, पसंद आ गया, 1.5 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपीज का आपका टीवी है, ठीक है, आपने वो ले लिया। सर मत लीजिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल एक अलग से डिजाइन प्रोडक्ट है जो चीजों पे मिलता है। पर्सनल लोन और बिजनेस लोन दे आर टोटली डिफरेंट। आपने पर्सनल लोन, बिजनेस लोन लिया 10 लाख रुपए का, फॉर एग्जाम्पल आप BL लेते हैं 10 लाख रुपए का, आपको बिजनेस में लगाना चाहिए, राइट, क्योंकि वो उसी के लिए ड्राफ्टेड है और उसी की इनकम के लिए। PL आपने लिया वो पर्सनल यूज के लिए, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए इसको इस्तेमाल मत करिए, उसके लिए अलग से फंड करवा लीजिए, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन और PL की कैलकुलेशन अलग है। कंज्यूमर ड्यूरेबल अगर आप लोन लेते हैं तो आपको वो चीपर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 18 महीने 36 महीने के लिए होते हैं, राइट, मैक्सिमम। ये आपका होता है 5 साल का, 5 ईयर्स का। यानी कि जब आप इस पर्सनल लोन से यही 1.5 लाख रुपए का टीवी लेंगे तो आप जानते हैं ये जो 5 साल हैं आपके, राइट, 1 2 3 4 5 ईयर्स, यहाँ पे आप ये 1.5 लाख रुपए आप ले रहे हैं, ये आपको पूरे 5 साल तक चुकाने पड़ेंगे। और जितना लंबा टेन्योर होता जाएगा उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल आपका 12 महीने का होता है, 18 महीने का होता है, 36 महीने का होता है। एक छोटे से पीरियड में आपका ये खत्म हो जाएगा, तो इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से होगा। यानी कि अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल लेंगे तो वो यहाँ पे आके मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर यही 1.5 लाख रुपए आप पर्सनल लोन लेते हैं तो सर आपको यहाँ से आगे भी इंटरेस्ट इसका पे करना पड़ेगा, जो कि गलत है और आपको महंगा पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है EMI रिपेमेंट एंड ड्यू पेमेंट्स। सर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जिनका जो सैलरीड है, राइट, या जो बिजनेसमैन है, मैं सैलरीड की बात ज़्यादा करता हूँ, कि आपकी EMI जा रही है सर 70,000 रुपए की या 50,000 रुपए की एग्जाम करके EMI आपकी जा रही है, राइट। आपकी सैलरी है 75,000 या 70,000 रुपए आपकी सैलरी है, राइट। ये अब आपको क्या करना होता है कि सर मेरे पास जो है बैलेंस जो है 20,000 रुपए बचता है पर मंथ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो घर का खर्चा है, जो हाउस होल्ड खर्चा है, वो 20,000 में निपट जाता था, लेकिन अब वो हो गया 30,000 रुपए का, राइट। अब मेरे को सर यहाँ पे कैश क्रंच हो रहा है, मैं -10,000 रुपए में चल रहा हूँ। अब मैं कैसे दूंगा EMI, मेरी EMI जा रही है, लेकिन मुझे घर के लिए नहीं बच रहा, घर के संभालता हूँ तो EMI जाती है, सैलरी तो मेरी फिक्स है 70,000 रुपए। सर इसके लिए क्या करते हैं आप, EMI पेमेंट्स और ड्यूज पेमेंट के लिए 2 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं या 3 लाख 5 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं, उसको अकाउंट में रख देते हैं, अपने बैंक अकाउंट में आपने रख दिया। इससे क्या है कि अपनी EMI चलती रहेगी। यकीन मानिए ये EMI कुछ समय तक जाएगी, ये खर्चे आपके और बढ़ जाएंगे, एंड में आके ये जो 2 लाख रुपए आपने अकाउंट में रखे हैं ना, ये खत्म हो जाएंगे। आप फिर इससे बहुत बुरी सिचुएशन में आ जाएंगे, जहां पे आपकी एक और EMI शुरू हो गई है पर्सनल लोन की, राइट। ये 50,000 तो था, ये अब 60,000 रुपए हो गया, राइट।
यहाँ पे सैलरी आपकी 70 से ज़्यादा ज़्यादा 75,000 रुपये हो जाएगी, राइट। खर्चे जो है 20,000 रुपये थे पहले, अब वो 40,000 रुपये के हो जाएंगे, क्योंकि हाथ खुल जाता है। सर मत कीजिए ऐसा। कभी भी आप अपने ईएमआई पेमेंट्स और ड्यूज पेमेंट के लिए पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या होम लोन टॉपअप या लैब टॉपअप कभी भी ना लें। और आखिरी पॉइंट आता है हमारा सर्वाइवल गैप। सर्वाइवल गैप किस तरीके का होता है? सर्वाइवल गैप भी मैंने वही बताया जो आपको ईएमआई पेमेंट्स और ड्यू पेमेंट्स के लिए मैंने बताया था। इस वाले पोर्शन में कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास आपकी जॉब है या आपका 2 महीने का आपका जो है ब्रेक हो गया, 2 मंथ का आपकी जॉब में 2 मंथ जॉब ब्रेक हो गया है, ठीक है, ये आपको लगता है आने वाला है, तो आप इस 2 महीने को कवर करने के लिए भी कई बार आप ईएमआई पेमेंट्स और ड्यू पेमेंट्स बढ़ गई हैं तो उसके लिए भी आप लोन ले लेते हैं। सर ऐसा मत करिए। आप यकीन मानिए जब ये 2 महीने निकलने के बाद आप इस सिचुएशन में आ जाएंगे तो आप और भी ज़्यादा बुरे बॉक्स में फंस जाएंगे। सो प्लीज़ इस सिचुएशन को अवॉइड करें। सर्वाइवल गैप, सर्वाइवल गैप क्या होता है? सर्वाइवल गैप में सिंपल, आपकी सैलरी है, ये आपकी मंथली इनकम है 1 लाख रुपए, ठीक है जी, ये आपकी इनकम है। आपकी ईएमआई जो है वो जा रही है जी 75,000 रुपए की, राइट। और आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो घर के खर्चे हैं, 35,000 या 40,000 के, राइट। तो सर इनकम तो 1 लाख की है, 75,000 रुपए की आपकी ईएमआई जाती हैं। अब आपके 35,000 से 40,000 रुपए के खर्चे हो गए, यानी कि आप ओवर लीवरेज हो गए, ओवर लीवरेज क्लाइंट हैं आप, यानी कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। अब इसके लिए लोग क्या करते हैं कि सर मेरे को हर महीने 15 से 20,000 रुपए माइनस में चल रहा हूं मैं, राइट, ये माइनस में है। अब ये पैसा कहाँ से लाऊंगा मैं? या तो मैं क्रेडिट कार्ड पे उठाऊं या फिर मैं कोई लोन ले लूं, राइट, यही करेंगे। सर इस सिचुएशन में क्या होगा कि आप ये 20,000 रुपये आप सोचते हैं कि 6 महीने या साल भर के लिए 1 लाख रुपए हो गया, मैं एक काम करता हूँ 2 लाख रुपए का लोन ले लेता हूँ, ये 1 लाख रुपए 1 साल के लिए छोड़ दूंगा, तब तक कोई और कमाई का जरिया या मेरी कमाई बढ़ जाएगी। सर दिस इज अ ट्रैप। आप इस, यकीन मानिएगा, आप 1 साल के बाद या 2 साल के बाद इस लोन की ईएमआई देने के लिए भी एक और लोन उठा रहे होंगे। तो कभी भी सर्वाइवल गैप, यानी कि सर्वाइवल गैप 15 से 20,000 रुपए का है, आप इनकम बढ़ाने की सोचिए रादर देन कि ये जो गैप है इसको लोन से कभी मत आप इसको कवर करने की सोचिए। ये लोन कभी इसको कवर नहीं कर सकता, इसको सिर्फ इनकम ही कवर कर सकती है। आप लोन से कभी भी सर्वाइवल गैप को कवर करने की मत सोचिए। अगर आप कर रहे हैं सो यू आर गोइंग इनटू अ बिग ट्रैप, और ये ट्रैप बहुत बुरा होता है। तो ये थी वो खास बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ऐसे 5 खास पॉइंट जो आपको लोन लेते समय ध्यान रखने चाहिए कि आपका जो लोन का पैसा है वो इन जो 5 पॉइंट्स मैंने आपसे अभी डिस्कस किए उसमें नहीं लगना चाहिए। देखिए अगर ये पैसा आप इसमें लगा देते हैं तो आपको डबल जो है नुकसान होता है। एक तो जैसे आपका शेयर मार्केट हो गया, या फिर जो टॉपअप आपने 50% से ज़्यादा 10 ईयर देने के बाद लिया, या इस तरीके की कुछ, अगर आप, जैसे मैंने 5 पॉइंट डिस्कस किए, अगर इसमें से किसी में भी आप पैसा यूज कर रहे हैं अपने लोन के टॉपअप का, तो यकीन मानिए कि आपका टॉपअप वेस्ट तो हो ही रहा है, प्लस ये आपको डबल इम्पैक्ट में नुकसान कर रहा है। तो ध्यान रखिए कभी भी अगर आप लोन लेते हैं तो अपने टॉपअप में से ये 5 पॉइंट ऐसे हैं, वैसे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिन पे आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए अपने लोन के टॉपअप पर, क्योंकि आप ऑलरेडी उस पैसे पे एक इंटरेस्ट, फिक्स इंटरेस्ट आप दे रहे हैं। उसके बाद अगर ये पैसा कहीं स्पेकुलेशन मीन्स में लगता है तो आपको डबल नुकसान देने वाला बन जाता है। सो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको ये सारे वीडियो समय पे मिलते रहेंगे। तो इसी तरीके की रोचक जानकारी के साथ अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।